अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसकी लोकेशंस की तो वो हमें पता चल रही है कि क्लाउडफ्लेयर जो है वो मियामी में रजिस्टर इसकी जो लोकेशन है वो है कि ये जो रजिस्टर्ड URL है वो है नेटवर्क सोल्यूशन की तरफ से इसे रजिस्टर्ड किया गया है, यानी कि जो इनके ऑनर्स जिन्होंने इसे रजिस्टर्ड किया। ओके, तो अभी यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो क्लाउडफ्लेयर है और क्लाउडफ्लेयर ने इसका जो IP था वो हाइड कर दिया, राइट। मतलब हमें इस पूरी जगह पर कहीं पे IP इसका नहीं मिला, इस पूरी साइट का हमें जो IP था इसका नहीं मिला। econsole.org का जो IP था यानी कि ORG का जो IP है वो क्या है हमें नहीं पता चला, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई है ना। मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ, हर बार ऐसा नहीं होता कि आपने डाला है और आपको IP साइन हो जाता है, आपको उसका IP जो है वो पता चल जाता है। तो स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि कई तरीके होते हैं IP फाइंड करने के, जहां पर अगर आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा लगे हो या क्लाउडफ्लेयर जैसी सिक्योरिटी लगी हो तो वहां पर आपको फिर क्लाउडफ्लेयर को बाईपास करके आप बेसिकली क्या है निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप सिंपली टर्मिनल ओपन करें और यहाँ पर अगर आप लिखें ping.econsole होता है, आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। पिंग से क्या होता है कि सर्वर ऑन है और यहीं से ही आपको इसका जो IP होता है वो वैसे ही मिल जाता है जब आप पिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो एक ये भी तरीके का होता है वो, ताकि आप जल्दी जल्दी इसका जो IP होता है फाइंड कर लें। ओके, तो हमें हुई से बेसिकली क्या मिला है, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली जो कि है कि जी ये जो डोमेन है वो इतनी डेट्स ओल्ड है, इतने डेज ओल्ड है, ये 2001 में बनी है, एक्सपायर 2023 के अंदर होगी, क्लाउडफ्लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई, इनके नेम सर्वर क्लाउडफ्लेयर के लगे हुए हैं, दैट्स इट। बस बहरहाल यहाँ पर भी हमें इसका जो IP था साइन मिल गया था, मैंने देखा नहीं, दैट्स माय बैड। तो ये सेम है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, क्या हमें पता चल गया कि हमें IP यहाँ से मिल जाते हैं, हमें जरूरी नहीं है हमको इस पे जाने। अच्छा, आगे चलते हैं और अभी हम इसी कॉन्सेप्ट को अगेन कॉपी किया हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला था यहाँ पर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर अभी आपको DNS के रिकॉर्ड्स नहीं मिले, ओएस के ऊपर आपको बेसिकली DNS के रिकॉर्ड्स नहीं मिले, ठीक है। सिर्फ डोमेन के स्टेटस मिलते हैं या रजिस्ट्रेशन जिन्होंने वेबसाइट को रजिस्टर्ड किया वो मिलता है, दैट्स इट। तो अभी हम यहाँ चलते हैं सेंटर ओपर्स के ऊपर और यहाँ जाके अभी ही बेसिकली क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। हम इसकी डोमेन को कॉपी नहीं करते, इसका जो IP है 104 इसको कॉपी करते हैं एंड देन हम चलते हैं सेंट्रल ओपर्स के ऊपर और यहाँ जाके इसको हम पेस्ट करते हैं एंड इंटर कर देते हैं, बेसिकली गो के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ हमसे पूछ रहा है सर्विस स्कैन, जी ठीक है चलो ट्रेस आउट नहीं करना और हमें दोबारा इसे ओके कर देते हैं। बेसिकली जो हमसे पूछता है कि आपको बेसिकली क्या चाहिए, DNS के रिकॉर्ड चाहिए, नेटवर्क के रिकॉर्ड चाहिए या डोमेन के रिकॉर्ड चाहिए। हमने कहा सर्विस भी स्कैन करो और DNS के भी रिकॉर्ड दो और हमने साथ यहाँ पर गो का बटन प्रेस कर दिया। तो ये ओके, तो हमें यहाँ पर बेसिकली रिपोर्ट मिल गई है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हमें नेटवर्क की जो रेंज थी वो मिल गई, जब मैंने आपको यहाँ पर नेट सर्विस स्कैन किया ना बेसिकली, तो इससे आपको ये नेटवर्क की रेंज मिल गई है। अब यहाँ पर क्या मकसद हो रहा है कि हम कह सकते हैं कि ये जो IP है ये किसी सर्वर के ऊपर चल रहा है। मतलब ये जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, GoDaddy के ऊपर चले जाते हैं या जो नेमचीप जैसी साइट है यहाँ पे जाके हम डोमेन भी बाय कर सकते हैं और होस्टिंग भी बाय करते हैं, तो वहां पर हमें स्टैटिक IP मिलता है, ठीक है, यानी कि IP हमें साइन हो जाता है। बट यहाँ पर हमें बेसिकली क्या मिल रहा है कि अगर आप नोट करें 104 और जो IP था वो था 104.18.20.251। ओके, तो वो हमें नेटवर्क स्कैनिंग हुई है उसने हमें बताया कि ये जो IP स्टार्ट हो रहा है वो 104 से स्टार्ट हो रहा है और ये 16 से स्टार्ट होके 31 पे एंड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और साथ उसने बताया जहां पर आपने लिखा हुआ है 2020 लिखा हुआ है, तो ये इम्यूलेशन की बात करती है, DNS और 255 तक जा रहा है। और साथ उसने ये भी बताया है कि 255 तक वैसे ये सब आपके ना सब नेट्स भी होते हैं और ये हमें बेसिकली उसने आगे रेंज दे दी है। सेम यहाँ पर हमें उसने ये बताया कि ये बेसिकली CIDR है जिसमें आपको 16 के अंदर भी जो सिस्टम्स मिल रहे हैं वो भी आपको बताया कि सब डोमेन इसकी जो सब क्या कहते हैं आपके बेसिकली क्या होते हैं आगे के जो IPs होते हैं वो ये हैं, यानी कि 0 से या 01 के बाद अगर आप
-1, यानी कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ इस तरह कि अगर मैं यहाँ से आपको इजीली समझा सकूँ, वो ये है कि 104.16.0.0/12 था, ऐसा ही है। तो वो ये कह रहा है कि ये यहाँ से इस तरह स्टार्ट भी हो रहा है, यानी कि जो आपको CDR मिल रहा है ना, वो कुछ ये आपको रिपीट करने की कोशिश कर रहा है कि ये 12 से 12 तक जा रहा है। अब 12 किस तरह कि यहाँ पर आप 1 लिख भी सकते हैं, यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हम 0 आगे भी 12 कर दे तो ये प्रॉपर होल स्कैन को स्टार्ट कर देगा। बहरहाल हम ये चीजें नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर देखेंगे तो परेशानी आपने होना। ओके, तो अगर हम नीचे चलते हैं बेसिकली, और वो क्या है कि अगेन हमें ऑर्गेनाइजेशन का पता चल गया कि क्लाउडफ्लेयर जो है बेसिकली उनकी तरफ से इसे वो कर दिया गया है, सिक्योरिटी दी गई है, तो हमें पता चल रहा है क्लाउडफ्लेयर है। और यहाँ पर हमें इसके बेसिकली क्या मिल रहे हैं जो इसे हैंडल कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन इसे हैंडल कर रही है। अगर आप उसे रिपोर्ट करना चाहते हैं स्टॉक वेबसाइट को, तो आप उसके पास सिंपली यहाँ पर उसके मेल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, एडमिन के मेल्स मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं पर एडमिन है, ये देखें आपको एडमिन का जो है मेल मिल जाता है, जो जिनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन करके आप इसको डाउन भी करवा सकते हैं अगर वो इलीगल एक्टिविटी में शामिल है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें DNS की, तो हमें यहाँ पर इसके DNS के रिकॉर्ड्स मिल गए हैं, ठीक है, जो कि हमें नहीं मिले थे आपके हुइस डोमेन के अंदर, राइट। अच्छा, अब DNS के रिकॉर्ड सवाल पैदा हो रहा होगा आपके दिमाग में कि DNS के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। अगर मैं आपको कहूँ, जब अगर आप में से जो लोग वेबसाइट डेवलपर हैं, जब आप लोग डोमेन्स बाय करते हैं GoDaddy से जाके, किसी भी व्हाटएवर कंपनी से जाके जब आप बाय करते हैं और आप होस्टिंग किसी और कंपनी से बाय करते हैं, मेरा आप बात को जरा समझिएगा कि जब आप डोमेन फॉर एग्जांपल आपने डोमेन बाय की GoDaddy से, और जब होस्टिंग आपने बाय करनी थी जिस सर्वर के ऊपर आपने रन करनी अपनी वेबसाइट, वो सर्वर बाय किया, वो होस्टिंग आपने बाय की नेमचिप, तो आपस में डोमेन को और होस्टिंग जब इंटरेक्ट करवाते हैं वो बेसिकली करवाते हैं DNS की मदद से। अब वहां पर बेसिकली क्या करते हैं, आप वहां कुछ GoDaddy के जो बेसिकली रिकॉर्ड्स होते हैं वो अपनी होस्टिंग पे आते हैं और वहां जाके आप रजिस्टर करते हैं नेम चिप के ऊपर, जो आप वहां जहां से आपने होस्टिंग बाय की होती है, वहां जाके जब आप रजिस्टर करते हैं तो 24 आवर जो बेसिकली टाइम लेता है, उसके बाद आपकी जो होस्टिंग होती है वो डोमेन के साथ लिंक हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपको वहां पर ना 3 तरह की बेसिकली रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, और वो 3 रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, NS1, NS2, NS3, ये मैं आपको एक यूजुअली बता रहा हूँ। उसके बाद google.com, सॉरी godaddy.com, इसी तरह NS2 के आगे भी सिर्फ NS2 लगा होता है, देन godaddy.com लिखा होता है, यानी कि कुछ इस तरह। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ कि जब आप बाय करते हैं तो आपको जो रिकॉर्ड्स पीछे बेसिकली पीछे जब सबमिट कर होते हैं नेम चिप के ऊपर या जहां से भी अपनी होस्टिंग बाय की होती है, तो वहां पर किस तरह आप मेंशन करते हैं भाई इसका रिकॉर्ड ये है, वहां पर आपको पीछे GoDaddy आपको दे देते हैं NS. ये भी मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। उसके बाद लिख देते हैं फॉर एग्जांपल गूगल से बाय किया तो google.com, देन इंटर, देन NS2.gwgle google.com। तो बेसिकली क्या होता है, ये आपको इस तरह 3 देखने को मिलते हैं, समटाइम आपको 2 देखने को भी मिलेंगे, समटाइम आपको 4 देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है, मैं आपको ये कॉमनली बता रहा हूँ। बेसिकली ये जो चीज होती है क्या होती है, आप जब हम इम्यूलेशन की बात करते हैं, DNS इम्यूलेशन की बात करते हैं, तब ये चीजें बहुत जरूरी होती है। अब वो कैसे जरूरी है, तब आप इस स्टेप से भी आप साइट को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अब वो कैसे कि ये मैं मल्टीनाइजेशन कंपनी जो आपके पास बेसिकली जैसे मल्टी कंपनीज है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसमें आपकी GoDaddy आ गई या आपके पास ये आ जाती है नेमचिप आ जाती है, या बड़ी कंपनीज आ जाती हैं जैसे गूगल हो गए, तो खैर यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। बट लोकली जब हम बात करते हैं, किसी ने सर्वर होस्टिंग बनाई, होस्टिंग सर्विस दे रहा है, तो वहां पर ये प्रॉब्लम्स आती है। वहां पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, अगर उसकी तरफ से प्रॉपर अगर इसकी वो नहीं की गई, कॉन्फ़िगरेशन नहीं की गई, तो बेसिकली क्या होता है कि अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि जो NS1 होता है, NS2 और NS3 क्या होता है। बेसिकली NS1, NS2 और NS3 आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। NS1 अगर कल को क्रैश हो जाता है तो NS2 कहता है कि कल को अगर आप क्रैश हो जाते हो तो पहले क्रैश होने से पहले मुझे आप क्या करो, अपना जो रिकॉर्ड है वो मुझे भेज दो, ठीक हो गया। और NS3 कहता है कि कल को अगर आप क्रैश हो जाते हो तो उससे बचने के लिए आप मुझे
जो NS1 ने रिकॉर्ड भेजा वो मुझे भी भेज दो। तो बेसिकली ये बैकअप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और वो जो बैकअप जो रिकॉर्ड इसके पास होगा वो बैकअप की सूरत में NS2 के पास होगा। जो NS2 के पास रिकॉर्ड होगा वही रिकॉर्ड बैकअप के तौर पर NS3 के पास होगा। और ये इसलिए होता है कि कल को NS1 अगर क्या कहते क्रैश भी हो जाता है तो NS2 की अंदर जो बैकअप पड़ा हुआ उसकी मदद से साइट जो है वो चलती रहे। इसी तरह अगर NS2 भी कल को क्रैश हो जाता है तो NS3 की मदद से साइट जो है वो चलती रहे। तो इन तीनों के पास एक बैकअप होते हैं। तो जब हम बात करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जब इसमें बेसिकली क्या करते हैं वो मिसिंग कर देते हैं। मिसिंग क्या कर देते हैं कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करते। हम बेसिकली क्या कहते हैं, हम जब हमने इसे बेसिकली इम्यूलेशन के थ्रू इसे हैक करना होता है। क्या हमारे वो पार्ट का हिस्सा नहीं, बट मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। हम टॉपिक से हट गए हैं बट मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ कि DNS क्यों जरूरी होते हैं। कि यहाँ पर क्या होता है कि जब हम NS1 के पास आते हैं ना, NS1 के पास जब बैकअप आता है तो हम बेसिकली इसे क्या कहते हैं, NS1 को कहते हैं कि जी मैं NS2 हूं और मुझे बैकअप भेजो। तो अगर वो बैकअप भेज देता है, NS1 अगर बैकअप भेज देता है और मैं NS2 बेसिकली नहीं हूं बट मैं अपने आप को NS2 शो करवा रहा हूं, तो यहाँ पर आपकी आती है एडमिनिस्ट्रेटर की मिसकॉन्फ़िगरेशंस आती है, जिसकी मदद से हमें बेसिकली प्रॉपर NS1 ने हमें रिकॉर्ड भेज देती है। क्योंकि बेसिकली क्या करते हैं, सम टाइम NS1 में और NS2 में अच्छी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है और NS3 को कोई बेचारे को करता नहीं। सम टाइम क्या होता है NS2 और NS3 की नहीं कर रहे होते, NS1 की बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बैकअप ले लेते हैं, कभी आप NS2 से ले सकते हैं या NS3 से ले सकते हैं, ठीक है। NS3 को कहेंगे जी मैं NS4 हूँ, मुझे बैकअप दो, मैं नया बनाऊं, ठीक है। सब वैसे चांसेस होते हैं कि लास्ट में आ जाए या मिड में आपके पास आ जाए। जैसे मिड में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि NS2 के बाद हमें मिल जाए, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि NS2 को हम कहेंगे जी यहाँ पर हम NS3 हमें बैकअप भेजो। तो वहां पर हमें वो क्लाइंट साइड का जो बैकअप होता है, सॉरी सर्वर साइड का जो बैकअप होता है वो हमें भेज देता है, जिसकी वजह से हम साइट को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये भी जिसे हम इसलिए कहते होते हैं कि DNS के जो रिकॉर्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बट बैक टू द पॉइंट, समझ में आ गया कि DNS के रिकॉर्ड्स क्यों जरूरी हैं और ये हमें जो DNS के रिकॉर्ड्स मिले हैं ये कारआमद है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब हमने हुइज के ऊपर गए तो हमें सिर्फ आईपी पता चला, हमें ये पता चल गया कि क्लाउडफ्लेयर के ऊपर है, राइट। इसमें हमें DNS के रिकॉर्ड्स बेसिकली नहीं मिले, ऐसा ही है। तो जब हम यहाँ पर गए तो इसने हमें मतलब की रेंज बता दी, ठीक है। अभी खैर वो टाइम आउट हो चुका है, बेसिकली वो ऊपर होगा। स्कैनिंग करके रिकॉर्ड्स बता दिए और साथ ही हम नीचे आए तो हमें इसने DNS के रिकॉर्ड्स दे दिए। बट हमें इन दोनों साइट ने ये नहीं बताया कि econsole.org किस सर्वर के ऊपर चल रही है। अभी हमें आईपी पता चल गया, DNS के रिकॉर्ड्स पता चल गए, अभी हमें ये पता भी तो करना है ना कि ये जो सर्विस, ये जो econsole.org है वो लिनक्स के ऊपर चल रही है, वो अपाचे सर्वर के ऊपर रन हो रही है या वो विंडोज सर्वर के ऊपर रन हो रही है, ऐसा ही है ना। हमें पता अगर होगा कि वो लिनक्स के ऊपर चल रही होगी तो हम लिनक्स के लिए तैयार होंगे। हमें फिर लिनक्स का सर्वर वर्जन पता चल जाएगा तो हमें उस वर्जन की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। खैर यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर यूज हो रहा है, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा हूँ कि हमें इन दोनों से अलग अलग इन्फॉर्मेशन पता चली है। हमने इन दोनों को जोड़ा है और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आईपी आ गया है, हमारे पास जिस डेट को डोमेन रजिस्टर्ड हुई है, एक्सपायर हुई, वो पता चल गया। हमें नेटवर्क की रेंज पता चल गई है आईपीस की, और हमें ये पता चल गया इसके DNS के रिकॉर्ड्स। बट हमें यहाँ पर अभी भी स्टिल ये नहीं पता चला कि econsole.org यानी कि org किस सर्वर के ऊपर चल रहा है। यानी कि ये जो आईपी है 104.18.20.251 ये किस सर्वर के ऊपर रन हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली होती है आपके पास नेटक्राफ्ट। तो नेटक्राफ्ट बेसिकली क्या करती है, आपको ये जो प्रॉब्लम्स है इससे बेसिकली क्या करती है, आपको ये जो साइट है, अभी आप फोकस कीजिएगा, सॉरी मैंने इसे ओके मैं इसे अगेन कॉपी करता हूँ यहाँ पर आके, बेसिकली वो मुझसे क्रॉस हो गई हुइज डोमेन। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसे हम पेस्ट करते हैं और इसे हम कहते हैं कि हमें इसके बारे में सारी जो डिटेल है वो बताएं हमें। अब हमें नेटक्राफ्ट क्या कहेगा, नेटक्राफ्ट हमें इसकी डिटेल जो है वो शो कर देगा। खैर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास जो फायरफॉक्स है इसके अंदर भी मैंने ये अपडेट भी किया है और इसके अंदर कुछ मैंने जो आपकी एक्सटेंशन है
वो भी मैंने लगाई है, जिसमें प्रॉक्सी है ये वाली, और जिसमें हमने बर्फ सूट्स वगैरह यूज़ करना, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं हमें फेस करने को मिलेगी। ताकि हमें बर्फ सूट के ना जो बिल्ट इन हमें ब्राउज़र मिलता है, हम उससे, वो क्योंकि स्लो होता है काफ़ी, सिस्टम को वैसे स्लो कर देता है, तो प्रॉक्सी बेसिकली इंटीग्रेट करके एक दूसरे के साथ हम बेसिकली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नेटक्राफ्ट को इस्तेमाल कर लिया। खैर उसके अलावा भी हमारे पास और भी इसके अंदर मैंने एनिमेशन जो है वो इंक्लूड की हुई है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें वही रिपीट हमें मिलेंगी। इसका जो नेटवर्क है, ठीक है, जैसे हमें पता चल रहा है जो होस्टिंग कंपनी है वो क्लाउडफ्लेयर है, ठीक है, और डोमेन रजिस्टर्ड हुई और ये इसके नेम सर्वर्स हैं, एंड देन डीएनएस रिकॉर्ड्स हमें पता चल रहे हैं, ठीक है, कि dns@cloudflare है, और वहाँ पर हमें बेसिकली यहाँ पर हमें प्रॉपर उसके आईपीस पता चल गए थे इसी के, जो जिसने यहाँ पर हाइड किया, क्योंकि हर एक जो चीज है वो एक दूसरे से अलग है। अभी हमारे पहले अच्छा, यहाँ पर हमें वही नेटवर्क की जो रेंज थी वो हमें डिटेक्शन हो गई है यहाँ पर, ठीक है, और अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर होस्टिंग हिस्ट्री भी आएगी और बाकी चीजें भी अभी स्टिल क्या कहते हैं रनिंग पर है, मतलब स्टिल अभी भी इसका जो रिकॉर्ड है वो फाइंड कर रहे हैं। एक दफा ये फाइंड कर लें, देन मैं आपको इसके ऊपर जो प्रॉपर कि इसने हमें बेसिकली नेटक्राफ्ट ने हमें क्या दिया वो भी मैं आपको फिर बताता हूँ। याद रखिएगा कि हुइस अलग इन्फॉर्मेशन देती है, जो इन्फॉर्मेशन हुइस देती है वो आपकी सेंट्रल ओपस नहीं देती, जो सेंट्रल ओपस देती है वो आपकी नेटक्राफ्ट नहीं देती। तो हर एक जो चीजें हैं अलग अलग चीजें देती हैं। कभी कोई एक कंप्लीट साइट मैंने अभी तक ऐसी कोई फाइंड नहीं की जो हर चीज आपको एक साइट में ही बता दे। खैर नेटक्राफ्ट थोड़ी सी बेहतर है बजाय आपके हुइस की और उसके सेंट्रल ओपस के, बट यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी, जैसे आपके डीएनएस के रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी काफी ऐसी चीजें ये ब्लंडर मार देते हैं कभी कभी। तो एक दफा खैर ये हो जाए एंड देन मैं उसके बाद आपसे बात करता हूँ। ओके जी, यहाँ पर हमें इसकी जो डिटेल है वो मिल गई है। दरअसल मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन था वो लूज हो गया था, इस वजह से ये काफी टाइम लेता, वैसे ये टाइम नहीं लेता। ओके, तो हम इसी कौंसल के जो हमें क्या था कि हमें हुइस ने नहीं दिया था कि किस सर्वर के ऊपर चल रही थी ना, सेंट्रल ओपस नहीं दिया था, बस उन्होंने आईपीस दे दिए, डीएनएस के रिकॉर्ड्स दे दिए, अदर इन्फॉर्मेशन दे दी। पर जब उन्होंने बात की नेटक्राफ्ट की तो उसने हमें होस्टिंग की हिस्ट्री भी दे दी। तो अब अगर फोकस करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें इसका आईपी मिल गया, ठीक है। अभी जो रिसेंट इस आईपी के ऊपर चल रही है जो हमारी है इसी console.org है वो इसके ऊपर चल रही है, और जो ओएस है वो है जी लिनक्स, और वेब सर्वर है जी क्लाउडफ्लेयर। और 2021 में 30 दिसंबर को ये अपग्रेड की गई है। बेसिकली इन्होंने अपग्रेड करनी ही थी ये रिसेंटली, अगर आप देखें तो यहाँ पर 28 को 26 को 30 को, क्योंकि एक बेसिकली एक न्यू वल्नरेबिलिटी आई थी, यानी कि जो थी log4j, तो उसकी वजह से कंपनी, वैसे सारी कंपनीज को एक प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो बहुत खैर वो अभी भी स्टिल है। बहरहाल, तो अगर हम बैक टू द पॉइंट, तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या पता चल गया कि इसका आईपी पता चल गया, इसकी लिनक्स पता चल गई, ऑपरेटिंग सिस्टम अब लिनक्स यूज हो रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ज्यादा यही होती है कि लिनक्स यूज किया जाता है क्योंकि काफी सिक्योर होता है बाकी विंडोज की, काफी इसमें आपको ओपन हैंड मिलता है काफी ज्यादा। ओके, तो यहाँ पर हमें इसकी लास्ट थीम मिल गया कि कब कब इसे अपग्रेड किया गया है, ठीक हो गया। और इससे पहले का इसका आईपी क्या था, उससे पहले इसका आईपी क्या था, पहले देखें इसकी, अब ये 20 पे दोबारा आ गई है, रिपीट हो गई है। अगर तो 28 को फिर 21 पे ऊपर थी, ठीक है। तो इस तरह इसके आईपी जो है वो चल रहे हैं। तो हमें जो आईपी की रेंज मिली थी यहाँ पर सेंट्रल ओपस के अंदर, तो उसका मतलब वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो इसकी रेंज मिल रही है वो भी इसी तरह ही मिल रही है। ओके हो गया। तो इसके बाद अगर हम चलते हैं यहाँ पर वेब ट्रैक्स के ऊपर, तो यहाँ पर हमें कुछ इसके यूं समझें कि बेसिकली हमें वो मिल रहे हैं कि कितनी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। एंड थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि सर्वर साइड के अंदर कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं बेसिकली वो क्या यूज की गई है, या सर्वर जो बेसिकली क्या है। जैसे यहाँ पर पता चल रहा है कि PHP यूज हो रही है, XML यूज हो रही है, और SSL के सर्टिफिकेशन वगैरह यूज हो रहे हैं। ओके, और क्लाइंट साइड पे जो स्क्रिप्टिंग यूज की जा रही है वो भी पता है, jQuery यूज हो रही है, और जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी हमें पता चल रहे हैं, ठीक है। तो
इस तरह बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अच्छी खासी में मिल रही है, अवेलेबल हो रही है। अब वेब स्टेटस जो है वो हमें जूम का मिल रहा है बेसिकली यूएसए वाला, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि वी नो अबाउट द ईसी काउंसिल का आईपी क्या है, ईसी काउंसिल का डीएनएस के रिकॉर्ड्स क्या हैं। अब जो ईसी काउंसिल का जो वो बेसिकली है आपका आईपी है, वो किस सर्वर के ऊपर रन हो रहा है, वो रन हो रहा है क्लाउडफ्लेयर के ऊपर। और क्लाउडफ्लेयर के अंदर जिस सर्वर के ऊपर वो रन हो रहा है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लिनक्स। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कैसे इकट्ठी की, ऑनलाइन अवेलेबल रिसोर्सेज की मदद से हमने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और इसको हम बोलते हैं पैसिव फुटप्रिंटिंग। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि पैसिव फुटप्रिंटिंग क्या होती है। जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, जिसमें हमने डीएनएस के बारे में, डीएनएस के रिकॉर्ड्स के ऊपर थोड़ी सी हमने एक्स्ट्रा टॉपिक के ऊपर बात की है। तो इंशाल्लाह हम अपने अगले टॉपिक जिसमें हमने गूगल हैकिंग के ऊपर बात कर रही है उसमें मिलते हैं। तब अपना ख्याल रखिएगा।